दुनिया में बनने वाले हर 7 आईफोन में से एक आईफोन भारत में बन रहा है। अभी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने में ही भारत ने $2 बिलियन के आईफोन को बना करके एक्सपोर्ट कर दिया है विदेशों में। दुनिया में जितने भी आईफोन असेंबल हो रहे हैं उसका 14% आईफोन भारत के अंदर ही असेंबल किया जा रहा है, वो भी सिर्फ चेन्नई में। आज के टाइम में आपको अमेरिका, दुबई, यूरोपियन कंट्री, इन सब में आपको मेड इन इंडिया आईफोन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर बन चुका है। ये सब तब पॉसिबल हुआ जब भारत सरकार ने इन कंपनियों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया, इंसेंटिव दिया। ये कंपनियां आई, इन्होंने चेन्नई को चुना। चेन्नई में फॉक्सकॉन ने अपना प्लांट सेटअप किया और 2017 से ही चेन्नई के अंदर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते 4-5 सालों में भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। जबकि 2017 के पहले आप कहीं भी चले जाइए, हम आईफोन को मंगवाते थे विदेशों से, लेकिन अब बनाया जा रहा है। ऐसा तभी हुआ जब हमने विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है जो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के लिए जानी जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर में से एक है और ये कंपनी भारत के अंदर अपना विस्तार करते जा रही है। भारत के अंदर और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि फॉक्सकॉन के साथ साथ विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये सब आईफोन बनाती है। विस्ट्रॉन को टाटा ग्रुप ने $125 मिलियन में पिछले साल अक्टूबर में खरीद लिया और अब टाटा ग्रुप भी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सिर्फ सितंबर 2023 तक साउथ इंडिया के अंदर ही आईफोन के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठ चुके थे। इसके अलावा टाटा भी 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर रही है, वो भी तमिलनाडु में ही किया जा रहा है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में तमिलनाडु के अंदर 50,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगे। इसके अलावा जो पेगाट्रॉन है उसका प्लांट भी तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलेगा, उसने भी 10,000 लोगों को जॉब दे रखा है। तो यही कारण है कि तमिलनाडु साइड, साउथ इंडिया साइड के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम उत्तर भारत के लोगों से काफी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशी कंपनियां आ रही है, प्लांट सेटअप हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो लोगों का इनकम हो रहा है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के लोग घर द्वार छोड़ करके जाते हैं मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलोर इधर काम करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है ऐसा क्यों? इसके कई सारे रीजन है। दक्षिण भारत उत्तर भारत से इन सारी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 50 साल आगे है। 50 साल पहले से ही यहाँ पर कंपनी का आना स्टार्ट हो गया था, फैक्ट्रियां खुलने लगी थी। लेकिन 50 साल पहले उत्तर भारत की बात करें तो हम सिर्फ पानी पर डिपेंड थे, पानी पड़ेगा, अनाज होगा, किसानों को फायदा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज के टाइम में दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है वो ज्यादातर कंपनियां आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी, जिसमें कि केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, यही कुछ फेमस राज्य हैं जहाँ पर ये कंपनियां आ रही है। आज के टाइम में अपने भारत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के अंदर ही देखने को मिल रही है। होंडाई, BMW, निसान, सेंट गोबियन, TBS, LG इलेक्ट्रॉनिक और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर ही देखने को मिलेगी। भले उनका ऑफिस आपको मुंबई वगैरह में देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि तमिलनाडु में बेरोजगारी काफी कम है। फॉक्सकॉन ने तो चाइना की तरह तमिलनाडु के अंदर 700 करोड़ रुपया की हॉस्टल फैसिलिटी को भी बना दिया है कि लोग यहाँ पर आएंगे, जॉब करेंगे और हमारे हॉस्टल में रहेंगे। भारत की सबसे ज्यादा IT कंपनियां वो भी आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। ज्यादातर कंपनियां आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। देश में जितना भी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो रहा है वो कर्नाटका, बेंगलुरु से ही हो रहा है। बेंगलुरु को आज के टाइम में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना जाता है। बेंगलुरु में आपको 1500 से ज्यादा IT टेक कंपनी देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने 6 से 8 लाख लोगों को जॉब दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, IBM, याहू, डेल, फेसबुक, सिस्को, ये सारी बड़ी कंपनियां आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगी। तो अब साउथ इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी को देख लो, सब डेवलप कर चुके हैं। वहीं अगर आप उत्तर भारत में झांको, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, बंगाल, कुछ नहीं है भाई, इधर थोड़ा मोड़ा आपको कोई कोई सिटी दिख जाएगा, लेकिन ज्यादातर कंपनियां आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो शहर पूरी तरह से अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके हैं। अगर कोई कंपनी आएगी तो गांव में नहीं आएगी, उनको अच्छे जगह चाहिए, अच्छे प्लेस चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। और जो दक्षिण भारत है वो दोनों साइड से समुद्र के मार्ग से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो आसानी से समुद्र के माध्यम से विदेशों में एक्सपोर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आईफोन का फैक्ट्री अगर बिहार में बनता, तो बिहार में जब आईफोन बना, अब हमें आईफोन को विदेश भेजना है तो सबसे पहले गाड़ी नहीं है, रोड नहीं है अच्छे, चलो है भी तो कंपनी को अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा। बिहार से निकलेगा, बंगाल के पोर्ट जाएगा, गुजरात पोर्ट जाएगा, तमिलनाडु पोर्ट जाएगा, उतना दूर का डिस्टेंस करने में ही लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा और आईफोन का दाम ज्यादा हो जाएगा, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो ये जो समुद्री कनेक्टिविटी है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दक्षिण भारत को आगे बढ़ने में। आप जितने भी शहर को देख लो, अगर वो किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो वो डेवलप कर जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी समुद्र के माध्यम से अच्छी हो जाती है। जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो समुद्र के माध्यम से ही हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत सरकार उत्तर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रही है, ताकि आसानी से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाया जा सके। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत उत्तर भारत के मुकाबले में सबसे आगे है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा रीजन, वहाँ के लोग शिक्षित है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या
जनसंख्या की दर है उत्तर भारत में। क्यों? यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, यहाँ का साक्षरता दर काफी कम है। एक एक घर में आपको 14-15 बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, आपके गाँव में मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग शिक्षित है, उनका जनसंख्या भी काफी कम है। इतना कम है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, ये सारे लोग काम ढूंढने के लिए उन शहरों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों की कमी है। यहाँ से लोग जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ के जो भी लोग हैं वो कंपनी में जॉब नहीं करते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं या तो वो सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं कमाने के लिए, या फिर किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, महीने का लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। एवरेज लोगों का वही हाल है, लेकिन यहाँ का नहीं है। तो देखा जाए तो उनका लाइफ स्टाइल काफी बेटर हो चुका है। भारत के हर राज्य के पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में तेलंगाना, कर्नाटक, पुदुचेरी, तमिलनाडु ये सब काफी आगे हैं। कोई अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसमें भी आपको तमिलनाडु काफी आगे देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद भारत का सबसे ज्यादा नॉमिनल जीडीपी तमिलनाडु का ही है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया काफी आगे है। वेस्ट इंडिया की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र और गुजरात काफी आगे है। नॉर्थ इंडिया में सबसे आगे अगर बात करें तो हरियाणा का कुछ शहर है जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ शहर है जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, वो सब काफी आगे हैं। गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये सब दिल्ली एनसीआर में आते हैं और ये सब काफी आगे हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो एनसीआर वाला पार्ट है वो भी काफी आगे है। लेकिन अगर आप पूरे उत्तर भारत को देखें तो कुछ ही आपको शहर देखने को मिलेंगे जो कि अच्छा खासा डेवलप कर रहे हैं। बाकी इधर असम साइड हो गया, बिहार साइड हो गया, झारखंड साइड हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके मध्य प्रदेश, इन सब का वही हाल है। डेवलपमेंट हो रहा है, पिछले 10 सालों में आपको खतरनाक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उन राज्यों के कंपैरिजन में हम काफी पीछे हैं। मैं बस आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये राज्य डेवलप नहीं कर रही है, खतरनाक डेवलप कर रही है। ज्यादातर एक्सप्रेसवे हाईवे आपको अभी उत्तर भारत में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट किए हैं और वो हो चुके हैं, इसमें काफी फर्क है। जिस राज्य में विदेशी पैसा आ रहा है, एफडीआई आ रहा है जिस राज्य में, उस राज्य को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। साउथ इंडिया के 4 राज्य हैं जहां पर भयंकर वाला एफडीआई आ रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा ग्रो करते जा रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में आपको कोलकाता को सिर्फ छोड़ करके, वो भी अब कोलकाता खत्म होने वाला है, उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा अच्छा शहर नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर की डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे उड़ीसा ले लो, झारखंड ले लो, बिहार ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, उतना अच्छा बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इन राज्यों की जो राजधानी है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ राजधानी के डेवलप होने से क्या होगा? झारखंड का रांची अगर डेवलप हो गया तो पूरा झारखंड का इसमें क्या फायदा? बिहार का अगर पटना डेवलप हो गया तो पूरे बिहार का क्या फायदा? पूरे वेस्ट बंगाल का सिर्फ कोलकाता है वो डेवलप हो गया तो उसे क्या फायदा? वहीं आप महाराष्ट्र जाओ, कर्नाटक जाओ, तेलंगाना जाओ, वहाँ का लगभग हर एक शहर पूरा का पूरा राज्य डेवलप कर रहा है। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज अभी उत्तर भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनको भारत में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो ये कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे आगे निकल चुकी है। वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा खासा प्रोडक्ट तो उनका भारत में ही बिक जाएगा। अब जिस देश में हमारा डिमांड सबसे ज्यादा है तो उसी देश में अगर हम प्लांट को सेटअप कर देंगे तो हमारा लाने ले जाने का कॉस्ट बच जाएगा। सरकार भी यही चाह रही है, सरकार का भी सपोर्ट मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा उनको, और उसके बाद जो बचेगा उसको वो लोग विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां चाइना में मौजूद थी, लेकिन अब वो चाइना पर फुल्ली डिपेंड नहीं रहना चाहती है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, यूरोपियन पूरा कंट्री एक साइड है और इधर चाइना एक साइड है। तो इन दोनों में कभी भी जियोपॉलिटिक्स उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहता है। कोविड-19 हो गया, ये सारी चीजों की वजह से अब जो कंपनियां हैं वो चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहती है। वो चाहती है कि चाइना के साथ साथ हम लोग एक और अच्छे कंट्री को चुन लें कि चाइना अगर कभी डूबता है तो हमारा कंपनी ना डूबे, हमारा कंपनी कहीं और स्टेब्लिश हो जाए। और इस चीज के लिए ये कंपनियां भारत को सबसे अच्छा प्लेस मान रही है, उसमें भी उत्तर भारत को नहीं। ज्यादातर कंपनियां साउथ इंडिया में आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे कि क्यों ज्यादातर विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही है वो साउथ इंडिया में क्यों आ रही है, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में क्यों नहीं आ रही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, जिन राज्यों की सरकार अच्छी है उन राज्यों में आ रही है, टाइम लग रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रही है। जितना जल्दी उत्तर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप अच्छा होगा उतना ज्यादा संभावना है कि विदेशी कंपनियां इधर आएगी। बाकी जो नेचुरल रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उत्तर भारत में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां रिसेंटली आ चुकी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।